सीधे आपके पास आते हुए आशुतोष जी, झटका किसको लगा है? प्रियंका कक्कड़ जी कह रही है ईडी को लग गया है, केजरीवाल जी को लगा है, क्या क्या समझ में आ रहा है आपको? किसकी मुश्किलें बढ़ रही हैं यहां पर? अनम्यूट हैं आप प्लीज, अनम्यूट कर लें, म्यूट हैं आप प्लीज। हाँ चित्रा जी, बोलिए। निश्चित तौर पर इसमें दो बातें। पहली बात तो यह है कि अब तक के का जो शराब घोटाला था उसमें ये सबसे बड़ा झटका अरविंद केजरीवाल को व्यक्तिगत तौर पर लगा है, क्योंकि हाईकोर्ट में जो उन्होंने प्रेयर दी थी, जो पिटीशन दाखिल की थी, उसमें यह था कि इस मामले में कोई भी कोएर्सिव एक्शन ना हो, इसके इंटरिम रिलीफ के लिए गए थे। कोर्ट में जब पूरी सुनवाई हुई तो जो चीज सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, जिसको लेकर शायद चिंता इस वक्त आम आदमी पार्टी को होनी चाहिए, वो ये कि कोर्ट ने पहले पूछा कि आपके पास सबूत क्या है। ईडी ने कहा कि हम आपको सबूत को ओपन कोर्ट में नहीं दिखा सकते। कोर्ट ने कहा ठीक है। उनके चैम्बर में जाके उनको लिफाफे में जब सबूत दिखाया गया और सबूत देखने के बाद, चूंकि दिल्ली हाई कोर्ट ने किसी तरीके की रिलीफ देने से मना कर दिया, अदालत ये नहीं कहती आप गिरफ्तार करें, गिरफ्तार नहीं का, कोएर्सिव एक्शन पे जो स्टे मांगा था उसको उन्होंने मना कर दिया। इसका मतलब स्पष्ट है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने जो रिलीफ देने से मना किया है, इसका मतलब कि ईडी ने जो सबूत दिए हैं वो कम से कम अदालत को यह लगता है कि प्राइमा फेसाई वो काफी है, और उस संदर्भ में उन्होंने कोएर्सिव एक्शन पर किसी तरीके की रोक लगाने से इनकार कर दिया। ये सबसे महत्वपूर्ण मसला आज की तारीख में है। और इस दौरान जब कोर्ट में यह भी पूछा गया कि आपने अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया है, तो ईडी ने कहा कि हम कभी भी गिरफ्तार कर सकते हैं उनको। अब ये ईडी के अपने विवेक के ऊपर निर्भर करता है कि वो आज रात उनको गिरफ्तार करें या 22 अप्रैल के बाद उनको गिरफ्तार करें। ये अब पूरी तरीके से बॉल ईडी के कोर्ट में है, और ईडी की मंशा पर निर्भर करता है कि वो कब उनको गिरफ्तार करना चाहती है। मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल वाज रॉन्गली एडवाइज्ड कि जो बार बार वो सम्मन पे नहीं जा रहे थे, उनकी जो कानूनी सलाहकार थे उन्होंने उनके साथ न्याय नहीं किया है। अगर ईडी उनको गिरफ्तार करती है तो किस मुंह से वो जनता के बीच जाएंगे और ये कहेंगे कि हमको जो है वो जानबूझ के फंसाया जा रहा है या जानबूझ के हमको गिरफ्तार किया जा रहा है, क्योंकि अब हाईकोर्ट की मुहर उस पर लग गई है। मैं ये नहीं जानता कि सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या फैसला करेगा, लेकिन अगर हाईकोर्ट ने अगर सबूत देखने के बाद यह फैसला दिया है तो इसका मतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट से भी इनको रिलीफ मिलना मुश्किल होगा। और आज प्रश्न पहली बात जी ये, और आपकी बातों से हाँ में हाँ मिला रहे हैं संगीत रागी जी। आप अपनी बात पूरी कर दें, उसके बाद संगीत जी के पास में जाऊंगी। हाँ, इसमें जो दूसरा पहलू ये है कि जब आप मामले को इतना लंबा खींचते हैं, जब आप 9 समन्स आपको मिले और समन्स पे आप पेश नहीं हो रहे हैं, तब जो कोर्ट जो 4 समन मिलने के बाद जो ईडी ने कोर्ट में मुकदमा दायर किया था 174A के तहत, यानी आप विलफुली एजेंसीज को, गवर्नमेंट को डिफाई कर रहे हैं। और अगर वो मामला अगर अदालत के अंदर साबित, अब ईडी के पास पूरा सबूत है कि मैंने इनको पहली बार समन दिया, दूसरी बार दिया, तीसरी बार दिया, चौथी बार दिया, 9 समन हमने दिए हैं और ये ईडी के सामने पेश नहीं हुए। इसका मतलब ये विलफुली हमको डिफाई कर रहे हैं और विलफुली जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। तो वहां से भी इनका कन्विक्शन हो सकता है। आप सिर्फ ये, मैं शराब घोटाले की बात नहीं कर रहा हूं, और जो 174A है उसमें 6 महीने की सजा भी हो सकती है, क्योंकि उसमें कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होना। उसमें ईडी को खाली वो सबूत पेश करने की मैंने इनको 9 समन्स दिए थे और देखिए इन 9 समन्स पे ये हाजिर नहीं हुए हैं। तो ये गंभीर मसला है और इसलिए मैंने कहा कि ये अरविंद केजरीवाल की पॉलिटिकल कैरियर में अब तक का सबसे बड़ा झटका है। कैसे इससे निपटेंगे मैं इस बारे में नहीं जानता हूं। अब ये ईडी के विवेक पर निर्भर करता है कि वो इनको कल गिरफ्तार करे, आज रात गिरफ्तार करे या फिर चुनाव के बाद गिरफ्तार करे, लेकिन गिरफ्तारी का रास्ता पूरी तरीके से साफ। किशोर तिवारी जी, मैं फौरन आपके पास आ रही हूँ। रशीद जी आपके पास स्टूडियो में हमारे साथ संगीत रागी जी मौजूद हैं। संगीत जी, आप उनके हाँ में हाँ मिला रहे थे, लेकिन अरविंद केजरीवाल की पार्टी और खुद मुख्यमंत्री की ओर से कहा जा रहा है कि बार बार चुनावी समन हमें भेजा जा रहा है, लोकसभा चुनाव में मेरा बहुत बड़ा रोल रहने वाला है, उससे दूसरा पक्ष यानी कि बीजेपी डरी हुई है। 10 सेकंड और हाँ बोल लीजिए, 10 सेकंड बोलिए सर। इसमें एक चीज अभी तक जो ईडी बार बार, जो अरविंद केजरीवाल की तरफ से बार बार कहा जा रहा था कि ईडी हमें ये नहीं बता रही है कि हमें एक्यूज के तौर पर बुलाया जा रहा है या विटनेस के तौर पर बुलाया गया है। पिछली बार के कार्तिक का मामला आया था, उसमें अदालत में ईडी ने साफ तौर पर कहा है कि जो 100 करोड़ की देनदारी हुई है कार्तिक के और इनके बीच में, उसमें अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया समेत आम आदमी पार्टी के तमाम लोग उस षड्यंत्र में शामिल हैं। इसका मतलब यह कि ईडी ने स्पष्ट कर दिया है कि ये षड्यंत्रकारी है, एक्यूज है। दूसरा, सीबीआई ने कोर्ट में यह कहा था कि कई हाई प्रोफाइल गिरफ्तारियां हमें करनी है, यानी सीबीआई स्पष्ट तौर पे
इशारा कर चुकी है कि गिरफ्तारी हो सकती है इसमें अरविंद केजरीवाल की। और अब इनको चूंकि कॉन्स्पिरेटर माना जा रहा है, इसलिए उसमें भी बचने की कोई गुंजाइश अब बचती नहीं, क्योंकि अगर कॉन्स्पिरेटर मानती है तब फिर इनके सामने सबूत रखे जाएंगे, इनसे पूछताछ की जाएगी और जो पहले से गिरफ्तार लोग हैं उनके सामने 1-to-1 कराया जाएगा या आमने सामने कराया जाएगा। संगीत रागी जी, लेकिन चुनावों के दरमियान अगर इस तरह से एक्शन में आ जाएगी ईडी तो सवाल पलटकर पूछे जाएंगे ना कि केजरीवाल, उन्होंने कहा है मेरी भूमिका बड़ी रहने वाली है लोकसभा चुनाव में और इसी डर से बीजेपी ये षड्यंत्र कर रही है मेरे खिलाफ। देखिए, आपराधिक मामलों में चुनावी तर्क कोई भी कोर्ट स्वीकार नहीं कर सकता है। यदि आप दलील देखें अरविंद केजरीवाल के वकील की तरफ से, चूंकि बहुत बड़े वकील हैं, बड़े विद्वान वकील हैं और सामान्यतः ये देखा जाता है कि बड़े बड़े हारी हुई बाजी भी वो पलटने में माहिर हैं और इसीलिए संभवतः अरविंद केजरीवाल ने उनका सहारा लिया। लेकिन ये चुनावी तर्क जो है वो कोर्ट के आगे नहीं टिक सकता। और आज मैं पहली बार सत्यहिंदी.com के संपादक के साथ सहमत हो रहा हूं, क्योंकि तो कम से कम इतना सच बोल रहे हैं। वो खुद ही मां दूध का जला जो है वो मट्ठा भी फूक फूक करके पीता है। वो केजरीवाल को अच्छी तरीके से, बेहतर तरीके से जानते हैं, तो बताने की आवश्यकता नहीं है। महत्वपूर्ण बात है, ये एक प्रकार का माखौल जैसा माहौल बन गया था कि ईडी 9 समन दे रही है और आप आ नहीं रहे हैं। यही अरविंद केजरीवाल कहते थे कि श्रीमती सोनिया गांधी को लेकर के कहते थे कि ईडी उनके पास जा रही है, ईडी उनको गिरफ्तार क्यों नहीं कर रही है, समन क्यों भेज रही है। अब वही तर्क अरविंद केजरीवाल अपने पर लागू नहीं कर रहे थे। दूसरी बात, ये कहना एक सामान्य व्यक्ति के लिए मन में प्रश्न खड़ा हो रहा था कि भाई यदि मैं समन का ऐसे उल्लंघन करता तो ईडी के पास क्या सबूत नहीं है क्या, क्यों नहीं वो गिरफ्तार कर रही है। यदि सामान्य व्यक्ति होता तो बहुत पहले जेल के अंदर हवा खा रहा होता। लेकिन अरविंद केजरीवाल इतने दिनों तक बचे हुए हैं तो शक की सुई जो है वो ईडी की तरफ बढ़ रही थी। वो उसका राजनीतिक फायदा उठा रहे थे अरविंद केजरीवाल। आज कोर्ट ने डॉक्यूमेंट देखने के बाद प्रथम दृष्टया ये उनको महसूस हुआ कि नहीं, इसमें कुछ सच्चाई है और यही कारण है कि उनको कोई भी राहत देने से, अंतरिम राहत देने से आज हाई कोर्ट ने मना कर दिया। दूसरी 22 अप्रैल तक अभी जवाब भी देना है ईडी को। देखिए, जवाब वो दूसरी चीज का है, लेकिन ईडी की कार्रवाई को रोका नहीं है हाई कोर्ट ने। वो तो यही कहने गए थे कि भाई हमको 2 महीने के लिए, चुनाव तक के लिए हमको जेल, हमें गिरफ्तार न करें। क्या इस पर हाईकोर्ट ने मना कर दिया? नहीं मना किया है। ये कह रहे थे समन की बारी, आगे की कार्रवाई ईडी न करे, ऐसा कुछ नहीं बोला है। यानी कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी यदि ईडी चाहे तो कल फिर समन, बिना समन के दिए उनको गिरफ्तार कर सकती है। ठीक है। नहीं आने के एवज में भी गिरफ्तार कर सकती है। अरविंद केजरीवाल की छवि जो है आज के दिन में आपराधिक वाली छवि, ये अब निकल तो कोर्ट में मामला है ना, इसलिए मैंने छवि के बारे में कहा है। मैंने कहा नहीं कि वो अपराधी हैं। आप हेमंत, उनको लगता था कि हम ऐसा करने से इसका हम पॉलिटिकल कैपिटल बना पाएंगे। ठीक है। आपने हेमंत सोरेन को देखा, हेमंत सोरेन गिरफ्तार हुए, झारखंड की जनता उनके साथ आकर के नहीं खड़ी हुई है। आपराधिक चीजों में जैसे ही तथ्य सामने आते हैं लोग आपके किनारा कर लेते हैं। अरविंद केजरीवाल के मामले में भी यही लागू होता है। किशोर तिवारी जी, अब कोर्ट से भी राहत नहीं मिल रही है तो इसके लिए बीजेपी थोड़ी ना जिम्मेदार है। नहीं, आशुतोष की बात मैंने सुनी, प्रियंका की बात सुनी और रागी जी और गौरव भाटिया तो वही बोलेंगे। लेकिन मैं महाराष्ट्र का अनुभव बताता हूं कि संजय राउत को अरेस्ट किया गया था पत्राचाल के अंदर, लेकिन वो बेचारे 90-100 दिन रहकर आए तो उनकी बेल ऑर्डर बताती है कि उनके पास तो सबूत ही नहीं है और जो एक्यूज है मेन वो बेचारे बाहर है। तो ऐसा भी होता है ना कि आप जबरदस्ती के एक्यूज बनाकर जेल में रख सकते हो। तो मैं तो बोलूंगा कि सारे ऑप्शन एंजॉय करने दो अरविंद केजरीवाल जी को। लेकिन प्रियंका कक्कड़ जी जो कह रही है कि अभी हाईकोर्ट भी सुनवाई करेगा, लेकिन आज उनको प्रोटेक्शन नहीं मिला, ये बात तो ठीक है। और आशुतोष की एक बात मैं यहाँ पर स्पष्ट करना चाहता हूं कि अरविंद केजरीवाल यह
उस आंदोलन से आए थे जिसमें भ्रष्टाचार ये बहुत बड़ा मुद्दा था। हाँ। और उनकी सरकार आने के बाद उस सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगे और उसके प्रमुख नेताओं को अरेस्ट कर लिया जाए। और अभी अरविंद केजरीवाल की भी मुझे लगता है कि, मुझे तो लग रहा है कि ईडी चुनाव के पहले पकड़ लेगी, तो मुझे नहीं लगता कि आप पार्टी का कोई नुकसान होगा। एक मैसेज तो ऐसा ही जा रहा है कि विपक्ष के जो नेता है, सीएम है, उनको चुन चुन कर बीजेपी ईडी का दुरुपयोग कर अरेस्ट कर रही है। और महाराष्ट्र के हिसाब से मैंने ईडी का दुरुपयोग देखा, एनसीपी का देखा, सीबीआई का रशीद जी की देखा। बात हो जाएगी, उसके भाटिया बाद जी, मैं बाकी लोगों के पास आऊंगी। किशोर जी अपनी बात पूरी कर लें। हाँ भाटिया जी, हाँ, पहले आप अपनी बात पूरी कर लें। हाँ, मैं बोल रहा हूँ कि भाटिया जी, ये बात भी तुम याद रखो कि तुम्हारे सरकार की जो छवि है वो ईडी वगैरह का दम दिखाकर सरकारें गिराने की है। और आपके पार्टी में जो आ जाते हैं वो 70,000 करोड़ के भ्रष्टाचारी रहो या कुछ भी रहो, साफ हो जाते हैं। प्रियंका ने जो कहा, मनीष सिसोदिया को ऑफर दी होगी, तो ऐसी बात तो चल रही है। हाँ। तो आपने जो ईडी का दुरुपयोग किया है उसमें ये मामला कितना भी संगीन हो, ठीक है। लेकिन मुझे लगता है जनता की सहानुभूति या अरविंद केजरीवाल के साथ ही जाए। रशीद किदवई जी, इस मामले में सहानुभूति मिलेगी क्या अरविंद केजरीवाल को, या फिर कोर्ट का जो आज रुख रहा है सबूत देखने के बाद, वो मुश्किलें आम आदमी पार्टी के आगे आने वाले वक्त में बढ़ाने वाला है? जी चित्रा, ये आपने बड़ा महत्वपूर्ण सवाल किया। देखिए, हमारे देश की जो राजनीति है उसमें मैं अनेक उदाहरण दे सकता हूँ कि जब कानून कचहरी या तथाकथित भ्रष्टाचार के मामलों में नेतागण पकड़े गए तो वो राजनीतिक रूप से चमके। उसकी सबसे बड़ा उदाहरण जयललिता है। और मुझे लगता है इसी वजह से भाजपा जो है वो अरविंद केजरीवाल पे राजनीतिक रूप से हाथ डालने में थोड़ा घबरा रही है। वो एजेंसीज का सहारा लेकर के एक राजनीतिक पॉइंट बता रही है। हमारे यहाँ मित्र, चाहे वो पत्रकार हो, चाहे वो प्रोफेसर साहब हो, चाहे वकील साहब हो, वो एक कानूनी मामला जो है, जो सब जुडिस है, जो है, उसमें टिप्पणी कर रहे हैं जैसे उनके पास तमाम फाइलें, सबूत वगैरह पता है। ये मुझे बात बहुत अटपटी लगती है। तो ईडी को ही बताना चाहिए, और ईडी के साथ ये तमाम राजनीतिक दल शिकायत करते हैं कि ईडी को बताना चाहिए कि कोई आदमी वो अक्यूज्ड है या वो विटनेस है। देखिए चित्रा, देश में जो रूल ऑफ लॉ है उसमें बड़ा सिंपल है कि आप मुल्जिम और मुजरिम में फर्क होता है। या तो मुल्जिम भी नहीं बता रहे, आप तो सीधा मुजरिम बता रहे हैं। तो ये गंभीर प्रश्न है। मैं अरविंद केजरीवाल का कोई समर्थन नहीं कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि पूरा मामला देखिए, इसका कानूनी पहलू है। अगर घोटाला हुआ है, घोटाले में आरोपियों को बिल्कुल सजा होनी चाहिए, आरोपियों को पकड़ा जाना चाहिए। या आरोपियों को पकड़ा नहीं जा रहा, यहाँ एक आडंबर, एक हवा खड़ा किया जा रहा है। एजेंसीज बच रही हैं, दोनों 10-10 बार सम्मत दिए जाते हैं। एक ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि जिससे ऐसा लगे कि कोई आदमी मतलब बिना किसी सबूत के अभाव से ही वो आदमी उसको एक दिखाए कि वो मुल्जिम है, मुजरिम है। ये उसको अक्यूज बनाने का एक पूरा का पूरा प्रयास होता है। ये एक राजनीतिक मैं उत्तर दे सकता हूँ। बोलिए गौरव भाटिया जी, उसके बाद संगीत जी आ रही हूँ। वो कह रहे हैं मुल्जिम और मुजरिम में फर्क होता है, लेकिन दोनों को एक ही तराजू पर तौलने का काम आप लोगों की ओर से किया जा रहा है। गौरव जी। नहीं, सबसे पहले राशिद जी की बात का ही उत्तर दे दूं। उन्होंने उदाहरण दिया कि भ्रष्टाचार के आरोप लगने के बाद वो नेता सूर्य का प्रकाश आ गया, उनका राजनीतिक करियर और बेहतर हो गया। मैं उनको बताना चाहूंगा, राहुल गांधी, सोनिया गांधी पे जब से भ्रष्टाचार का आरोप लगा है और उनकी बेल पे वो बाहर हैं और सर्वोच्च न्यायालय तक गई थी सोनिया गांधी और राहुल गांधी, उनका राजनीतिक करियर क्या हो गया, जैसे ग्रहण लगता है, जैसे भस्मासुर होता है, पार्टी को भस्म कर देता है, वैसे हो गया। मायावती पे आरोप लगा, कांग्रेस की सरकार ने लगाया, उसके बाद वो बरी हो गई, लेकिन आप देखिए उनका राजनीतिक अंत कैसे हुआ है, ये भी स्पष्ट है। इसलिए कम से कम जब न्यायालय अपना काम कर रहे हैं और आप वरिष्ठ पत्रकार, बीच में मत बोलिए, बीच में मत। नहीं, आप मेरी बात को बीच में मत बोलिए। मैं भी आपको उदाहरण दे रहा हूँ। आपकी बात सुनी मैंने, आप मेरी नहीं सुन रहे भाई साहब। हाँ ठीक है, वरिष्ठ पत्रकार हैं आप, मेरी बात सुनिए पहले। दिया है गौरव भाटिया जी, ठीक है, बोलिए। चित्रा जी, उन्होंने जयललिता का दिया तो मैंने राहुल गांधी, सोनिया गांधी और साथ में मायावती का उदाहरण दिया। तो उन्हीं की तर्क को ही तो उत्तर दे रहा हूं, बीच में क्यों बोल रहे हैं भाई? सुनिए आप मेरी बात। दूसरी बात है, यहां पे हमारे साथी बैठे हैं किशोर जी, उन्होंने बात करी, उन्होंने कहा कि
वैसे तो वो सहमत है जो आशुतोष जी ने कहा है, लेकिन अरे लेकिन कहां से आया? आप मुझे ये बताओ, जो आपने तर्क दिया कि 100 दिन बाद संजय राउत को बेल मिली, तो पहली बात तो जो कांग्रेस पार्टी कह रही है और आप कह रही है, आप उनको गलत ठहरा रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया 14 महीने तक मनीष सिसोदिया को बेल नहीं मिली, 5 महीने संजय सिंह को बेल नहीं मिली। इसका मतलब क्या है? न्यायालय अपना काम कर रहे हैं, लेकिन इनका जो मुकदमा है वो बहुत गंभीर है, इसलिए बेल नहीं मिल रही। आज अरविंद केजरीवाल को भी राहत नहीं मिली। तीसरी बात आपकी कर लेते हैं। देखिए, आपको ये समझना होगा, पहला समन आया था चित्रा जी 2 नवंबर 2023 को। आज कोर्ट ने भी ये बात पूछी कि आप जाते क्यों नहीं है समन के आप पालन करते हुए। 9 समन हो गए। और हेमंत सोरेन के कितने समन आए थे चित्रा जी? 10। 10वें समन पे वो गिरफ्तार हो गए थे, याद रखिएगा। और हेमंत सोरेन को भी आज तक बेल नहीं मिली, पार्था चैटर्जी को आज तक बेल नहीं मिली है। ये क्या दर्शाता है? एजेंसी अपना काम कर रही है और न्यायालय अपना काम कर रहे हैं। जब आप भ्रष्टाचार करते हैं उसके बाद अगर बेल नहीं मिलती है तो प्रथम दृष्टया आपके जो आरोप लगे हैं वो गंभीर है, ये जान लीजिए। और एक बात कह के मैं अंत करूंगा। देखिए, हमें एक बात समझनी होगी, अरविंद केजरीवाल को जब समन आ रहे थे तो वो समन पे ईडी को आदेश दे रहे थे कि ये समन इल्लीगल है। क्या कोई व्यक्ति, एक जांच एजेंसी को ये बता सकता है कि उसका समन इल्लीगल है? बल्कि उनको न्यायालय चाहिए था कि नवंबर में चले जाए, लेकिन तब वो नहीं कर। मैं आशुतोष जी के पास, उसके बाद आप लोग के पास आ रही हूँ। आशुतोष जी, जल्दी से एक टिप्पणी। आपने कहा कि जो वकील हैं या जो लीगल टीम है अरविंद केजरीवाल की, वो उनको सही सलाह नहीं दे रही है। इसके पीछे क्या आधार है? क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं आप, आशुतोष जी? नहीं, देखिए, इस पूरे मामले में जो महत्वपूर्ण सवाल ये होता है कि अगर आपको समन मिला है, अगर आप उसके सामने अपीयर होते हैं और अगर उस वक्त अगर कोर्ट ने इनको, अगर मान लीजिए ईडी ने इनको गिरफ्तार कर लिया होता, तब शायद बाहर आके या आम आदमी पार्टी ये कह सकती थी, देखिए ईडी जानबूझकर मुझे फंसा रही है और न केवल फंसा रही बल्कि मुझे चुनाव में हिस्सादारी न ले सकूं, इस तरीके की कार्रवाई कर रही है। आज की तारीख में ईडी की जो क्रेडिबिलिटी है, सीबीआई की क्रेडिबिलिटी, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की क्रेडिबिलिटी बहुत लो है। पब्लिक में अगर आप जाएंगे तो इसका आपको सबूत मिल जाएगा। लेकिन अगर किसी ईडी की किसी कार्रवाई पे अगर अदालत की मुहर लग जाती है तो उसके बाद फिर आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। आज की तारीख में दिल्ली हाई कोर्ट ने यह स्पष्ट तौर पे जब आपको कोएर्सिव एक्शन पर रिलीफ नहीं दिया है, गिरफ्तारी पर रोक नहीं लगाई है, सबूत देखने के बाद नहीं लगाई है, तो इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं लोगों के मन में यह सवाल पैदा होगा कि भाई ईडी ने, चलो हो सकता है जानबूझ के फंसा रहे हो, लेकिन सबूत तो है ना, तभी तो हाई कोर्ट इनको रिलीफ नहीं दिया। तो ये जो पहलू है, इस पहलू की वजह से इनकी जो राजनीतिक लड़ाई है वो कमजोर होती। दूसरा, मैं आपको इस बात में जवाब दूं कि जो भी गौरव भाटिया जी कहे, मैं गौरव भाटिया से थोड़ा सा डिसएग्री करता हूं कि जो जस्टिस खानविलकर की जो कमेटी, जो बेंच थी, उसमें जिस तरीके से पीएमएलए के मसले पर अपना फैसला दिया था, उसके बाद से पीएमएलए के मामले में किसी भी व्यक्ति के लिए जल्दी बेल मिलना लगभग असंभव की स्थिति है, क्योंकि वहां कोर्ट में जो विक्टिम है, जो अक्यूज्ड है, उसको ये साबित करना पड़ेगा कि मैं इनोसेंट हूं। और ये जिम्मेदारी ईडी की नहीं कि वो बताए कि इन्होंने अपराध किया है। तो जब इस मामले में एक गौरव जी मुझे बोल लीजिए, तो इस मामले में जो ज्यूरिस्प्रूडेंस है उसको सिर के बल खड़ा कर दिया गया है, इसलिए इसमें बेल मिलना बहुत बहुत मुश्किल होता है। और आईपीसी के मामले में, सीआरपीसी के मामले में बेल मिलना बहुत आसान है। एक क्लोजिंग कमेंट प्रियंका कक्कड़ जी, मेरे पास वक्त नहीं है, 2 लाइन में प्रियंका जी, मेरे पास वक्त नहीं है। गौरव भाटिया जी, प्रियंका जी की बात रह जाएगी। मैं दो तीन बात, एक छोटी सी बात करके अपनी बात खत्म करती हूँ कि इन्होंने कहा कि कोर्ट क्यों नहीं दे रहा, कोर्ट बेल नहीं दे रहा। जैसे आशुतोष जी ने बताया कि पीएमएलए के केस में ऐसे संशोधन कर दिए गए हैं कि आपको बेल मिलना लगभग इम्पॉसिबल है। पर ये जो लगातार आपने देखा होगा, सत्यपाल मलिक जी ने भी ये क्या करते हैं, जैसे छगन भुजबल का केस हो गया या जैसे अभी अजीत पवार का केस हो गया, तो ईडी कोर्ट के आगे जाके कहती है कि हमें कोई आपत्ति नहीं है, इनकी फाइलें खो गई, केस बंद कर दो, हमें कोई आपत्ति नहीं है, इनका केस बंद कर दो, तो कोर्ट बेल तब ग्रांट कर देती है। ऐसा